देखेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, अब प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, एक जोड़ी जीन, दो रूप जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है। मतलब कि जिसमें एक जोड़ी जीन होगा, ठीक है, जो एक से ज़्यादा लक्षणों को दर्शाएगा। अब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, जैसे कि पाइसम सैटिवम है, ठीक है। अब उसमें हमें पता था कि एक गुणसूत्र 1 मतलब क्रोमोसोम 1 पे क्या हो रहा था, एक तो हमें क्या मिल रहा था, बीज का रंग देखने को मिल रहा था, और दूसरी चीज़ फूल का रंग, पुष्प का रंग और बीज का रंग मिल रहा था। ठीक है, तो ये दोनों जो थे, है ना, ये दोनों एक ही जीन पर मिल रहे थे, जो कि एक ही मतलब जोड़ी जीन पर मिले थे जो एक से ज़्यादा लक्षणों को दर्शा रहे। एक तो हो गया पुष्प का रंग और दूसरा हो गया बीज का रंग। ठीक है ना, तो ये एक उदाहरण है किसका, प्लियोट्रॉपिक जीन का, जिसमें एक जोड़ी जीन होता है जो एक से अधिक तरह के लक्षणों को दर्शाता है। अब हम आते हैं बहुजीनिक वंशागति को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। तो बहुजीनिक मतलब कि बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि जिसमें एक से अधिक जोड़ी जीन होते हैं, एक से अधिक जोड़ी, और वो भी कैसे, हाँ, एक से अधिक जोड़ी जीन होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, एक लक्षण को दिखाते हैं। अब कौन से होंगे वो, जैसे कि हमारी त्वचा, ह्यूमन की जो स्किन होती है वो, उसमें 3 तरह के जीन होते हैं जो ह्यूमन की स्किन बनाते हैं। जैसे बालों का रंग बाल हो गए, ठीक है, एक तो हो गई ये काला होगा या वाइट होगी स्किन, वो हो गई, ठीक है, और एक हमारे हो गई कि स्किन जो होगी उसकी जो त्वचा है वो कठोर, ये मजबूत, इसको निर्धारण करेंगे। तो 3 तरह के हो गए, जैसे ए गुणसूत्र एक को कर रहा है, बी जीन भी अलग उसको निर्धारण कर रहा है लक्षण को, इसी तरीके से सी अलग उसको कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कि बहु जीन होंगे, मतलब कि बहु जोड़ी जीन होंगे, ठीक है, एक से अधिक जोड़ी जीन होंगे जो एक ही लक्षण को निर्धारित करेंगे। जैसे त्वचा एक ही लक्षण तो है ये, पर इसमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग जीन देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम अयुग्म विकल्पी पे। अभी हमने एलिलिक इंटरेक्शन देखी, अब हम देखेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होती है, इसमें 2 प्रकार आते हैं। अब देखो भाई, एलिलिक इंटरेक्शन वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो कि किसी लक्षण को निर्धारण करते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समजात होते हैं, समान उसमें, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इस तरीके से होंगे। ठीक है, वही आगे चलकर वो करेंगे, जैसे आर है, स्मॉल आर है, इस तरीके से। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विषम होंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगी, यहाँ पर विषम समजातीय गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो जिसमें 2 प्रकार आते हैं, एक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एक होता है एपिस्टेटिक जीन, पूरक जीन, और एक एपिस्टेटिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेटिक। कॉम्प्लीमेंट्री जीन वो होता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग प्रभावी जीन, मैंने बोला ना अलग अलग जीन होंगे, तो अलग अलग प्रभावी जीन जो होंगे वो किसी एक लक्षण को बनाएंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, ये जंगली मटर का पौधा है जो क्या करता है, जिसमें गुलाबी फूल होता है प्रभावी में, और जब ये होगा, जब क्या होगा, किसी जीन और पी जीन जब आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो गुलाबी आएगा। और ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, ये दोनों जीन प्रभावी होने चाहिए। ठीक है, कैपिटल सी होना चाहिए और कैपिटल पी होना चाहिए, तो मिलकर क्या होगा, हमारा गुलाबी रंग का पुष्प होगा। ठीक है ना, अगर मान लो एक स्मॉल है या एक कैपिटल पी है या एक पी मतलब स्मॉल है, तो ऐसे अगर होगा, प्रभावी नहीं होंगे दोनों में से कोई एक, तो फिर कोई लक्षण नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जब 2 अलग अलग प्रभावी जीन एक साथ आते हैं वह लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब एपिस्टेटिक जीन क्या होता है, जब कोई जीन अपने साथ वाले अयुग्म विकल्पी, अयुग्म मतलब नॉन एलिलिक जीन के लक्षणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देता है, प्रकट नहीं होने देता है, दर्शाने नहीं देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन। ठीक है ना, तो उदाहरण के तौर पर कुत्ते के बालों का रंग, तो जिसमें पता है कि जब ये बालों का रंग डिसाइड होता है, तो जिसमें मान लो एक ब्लैक है प्रभावी जीन हमने लिया, और एक अप्रभावी जीन है जिसको हम भूरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन के साथ आई जीन होता है, मतलब आई जीन को हमने बोला है एपिस्टेटिक जीन। अब ये एपिस्टेटिक जीन क्या करेगा, जिसके साथ रहेगा, है ना, और एक स्मॉल आई होगा जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय, जो कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना,
तो अगर वो जिसके साथ होगा वो क्या करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा देगा, मतलब दर्शाने नहीं देगा, लक्षण नहीं दिखेगा। तो उसी को हम कह रहे हैं एपिस्टेटिक, मतलब कि जब ये कैपिटल बी के साथ होगा, प्रभावी जीन के साथ होगा, तो उस कालेपन को दबा देगा। वह अगर कोई रंग नहीं होता है तो सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर जब प्रभावी सफ़ेद होगा और अप्रभावी भूरा होगा, तो जो लक्षण आएंगे, जो जो जाति आएगी, जो क्या बोलते हैं उसे फ्लियल बोलते हैं, पीढ़ी आएगी, वो कैसी होगी, सफ़ेद होगी। ठीक है ना। तो इसकी वजह से केवल सफ़ेद होगा, क्योंकि प्रभावी अप्रभावी को दबा देगा। तो अभी हमने ये चीज़ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन ख़त्म करी है। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण किस तरह से होता है और लिंग निर्धारण होता क्या है। देखो भाई, वह कारक, वह चीज़ें जो शिशु के लिंग को निर्धारित करती हैं, जैसे हमारे मनुष्य में एक्स जो है और वाई गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम जो है, वो ही उत्तरदायी होता है किसके, लिंग निर्धारण के लिए। तो जब हम इनकी स्टडी करें कि कौन लिंग निर्धारित कर रहा है, उसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। भाई ये टॉपिक का नाम है। अब सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। एक होता है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ठीक है। तो सबसे पहले गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण के ऊपर पढ़ेंगे। अब देखो भाई, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण मतलब यह होता है कि वह कारक, अब कारक कौन होंगे भाई, गुणसूत्र होगा, उसमें वातावरण होगा, उसमें ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कारक कौन है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। अब हमें पता है क्रोमोसोम ह्यूमंस पे 46 रहते हैं, जिसमें से 44 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन सेक्स, क्या बोलते हैं उन्हें, नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। ठीक है। जिसका एक और नाम है ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम बोलते हैं। और जो 2 रहते हैं वो क्या करते हैं, वही निर्धारित करते हैं लिंग को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलोसोम। ठीक है। अब ये जो है 2 जो है वो एलोसोम है जो लिंग निर्धारण करते हैं। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो एक्स और वाई तरह से के होते हैं। ठीक है। अब ये एलोसोम जो है वो वर्ड किसने दिया था, वो वर्ड दिया था एडमंड, क्या नाम था उसका, तो ये जो शब्द था वो दिया था हमारे एडमंड मोंटोगोमेरी। ठीक है। एडमंड मोंटोगोमेरी ने दिया था। और जो एक्स जो क्रोमोसोम है उसकी खोज किसने करी थी, उसकी खोज करी थी हरमन हैंकिंग ने। ठीक है। किसने करी थी, हरमन हैंकिंग ने। और जो एडमंड और मोंटोगोमेरी है, उन्होंने क्या कहा दिया, उन्होंने एलोसोम नाम दिया था। जो सेक्स जो कारक होते हैं, सेक्स निर्धारित डिटर्मिनेशन कारक होते हैं, वो नाम दिया था एलोसोम। ठीक है। और हमारे जो वैज्ञानिक है हैंकिंग, जिनका नाम पूरा नाम है, जिनका क्या नाम था उनका, हरमन हैंकिंग। ठीक है। तो हरमन हैंकिंग जो थे, उन्होंने एक्स क्रोमोसोम की खोज करी। अब भाई हम पढ़ क्या रहे, देखो हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो एक सिद्धांत है जो किसने दिया था, 2 साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड स्टीफन। तो विल्सन और स्टीफन ने ये दिया था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है, जिसमें एक तो होता है एक्स वाई। ठीक है। और एक होता है एक्स और एक्स0। अब ये एक्स और एक्स वाई किस में रहता है, ये हम देखेंगे। और फिर हम आते हैं x0 और x पर। अब देखो भाई, जो ये सम युग्मता है, जैसे x है, और जो विषम युग्मता है XY है। तो जो सम युग्मता है XX है वो कौन दर्शाता है, वो दर्शाता है, मनुष्य की बात करें तो वो दर्शाती है मादा। ठीक है। और जो विषम युग्मता है XY है, वो कौन दर्शा रहा है, मनुष्य की बात करें तो नर। हमें मनुष्य की बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरी तरफ एक और होता है इसी XY में, कि जो XX है, एक और अभी कुछ जंतुओं के नाम लूँगा, वो क्या करते हैं, वो नर होते हैं, है ना, XX नर होते हैं, और XY जो होती है वो मादा होती है। तो लिंग निर्धारण कौन कर रहा है यहाँ पर, XY किससे आ रहे हैं, नर से, मनुष्य में, तो वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंग निर्धारण मादाएँ कर रही हैं, XY क्योंकि उसमें से आ रहे हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इस वजह से हम दूसरी जगह XY की जगह क्या लेते हैं, हम ZZ और ZW का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये होता किस में है, ये होता है सबसे पहले पक्षियों में। ठीक है। मछलियों में, एवीज जिन्हें बोलते हैं, और फीसिस बोलते हैं मछलियों को। ठीक है। और रेप्टाइल्स में। ठीक है। और चौथी हमारी चीज़ है
तितली में, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, हमारा मादा जो रहती है वो विषम युग्मकता दिखाती है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होती है, और जो नर है वो हमारे कैसे एलिलिक होते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरी तरफ XX और X0 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी देखो भाई XX कौन होंगे, सिंपल है, मादा होंगे, ठीक है। और X0 जो होंगे वो कौन होंगे, नर होंगे, और ये विषम युग्मता हो गए, ठीक है। X0 कैसे, देखो भाई जब X निकला और यहाँ से जब X और 0 निकला, 0 मतलब कुछ भी क्रोमोसोम नहीं, ठीक है। तो मान लो 24 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मान लो इसमें 1 नहीं है, 0 है, तो 23 हो गया, इसके 24 हो गया। इसमें से X निकला, क्योंकि लिंग निर्धारण टेलोसोम करते हैं, इसमें से X निकला, इसमें से 2 तरह के निकलेंगे ना, एक निकलेगा 12 प्लस X और एक निकला 12 प्लस 0, तो 12 और एक 23 हो जाएंगे ना। तो 12 प्लस 0 अगर मिलेगा तो नर हो जाएगा, 12 प्लस X मिलेगा तो मादा हो जाएगी। मतलब ये भी 2 प्रकार के हो गए ना, तो विषम युग्मता दिखा रहे हैं, नॉन एलिलिक दिखा रहे हैं नर जो है यहाँ पर। और ये किस में रहता है, X0 करके, जिसमें कभी मतलब क्रोमोसोम नहीं आता है X को, वो नर हो जाते हैं। जो वो रहता है ग्रास हॉपर्स में और कॉकरोच में, ठीक है, जिन्हें तिलचट्टा और टिड्डे बोलते हैं, टिड्डे ग्रास हॉपर और तिलचट्टा कॉकरोच, ठीक है। दूसरा है वातावरणीय लिंग निर्धारण, ठीक है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, तापमान के जो उससे लिंग का निर्धारण होता है शिशु में, तापमान के चलते। तो अब ये कैसे होता है, देखो भाई पहला एग्जांपल है मगरमच्छ में। मगरमच्छ अंडे देते हैं, अब वो अंडे को अगर निम्न तापमान पे सेकें, मतलब निम्न तापमान, कम तापमान है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, चांसेस रहते हैं मादा होती है, ठीक है, मादा शिशु होते हैं। और अगर उच्च तापमान में करें, हाई टेम्परेचर में, तो कौन होते हैं, नर होते हैं, ठीक है, नर शिशु होते हैं। अब दूसरी तरफ कछुए का लेते हैं एग्जाम्पल। कछुए में अगर तुम 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे सेकते हो, मान लो कछुए सेकते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, तो पैदा होते हैं नर, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस पे कम। और अगर 33 डिग्री सेल्सियस पर तुम अगर उससे ज़्यादा तापमान पर, वो उससे कम था, वो उससे ज़्यादा है तापमान पे करते हो, तो मादा पैदा होती है। और अगर इनके बीच में, मतलब 29 से हम कह सकते हैं 32 तक डिग्री सेल्सियस पर अगर इनके बीच में तापमान होता है कोई, तो बराबर पैदा होते हैं, मतलब 50 और 50 का रहता है, नर 50 और मादा 50-50 का है। तो इस तरीके से हमारा वातावरण लिंग निर्धारण के, और ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये वाले जो एग्जांपल है कछुए वाला तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भाई फैक्ट आ गया ना, 28 डिग्री से कम और 33 डिग्री से ज़्यादा, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो भाई नर उधर, उस तरफ नर हो रहा, इस तरफ मादा हो रही है, बीच में अगर करेंगे तो 50-50 होंगे। और मगरमच्छ का भी ठीक ठाक था। अब हम आते हैं तीसरे उस पर, हमारा जो सेक्स डिटरमिनेशन वाला चल रहा है प्रकार, अगुणित द्विगुणित क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कह रहा हूँ, सेक्स डिटरमिनेशन, इसको नाम है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। जिसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है मधुमक्खी का। मधुमक्खी जो रहती है उनके क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, मतलब मधुमक्खी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है अगुणित वाली और 2 होती है द्विगुणित वाली। अगुणित वाले कौन से होते हैं, जो होते हैं ड्रोन, जिन्हें हम बोलते हैं मेल ड्रोन या नर ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं वो होते हैं हमारी, एक होती है मादा श्रमिक, है ना, जो वर्कर बीज होती है, और तीसरी जो है वो रहती है हमारी रानी मधुमक्खी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वीन बी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की जो थी, जो वर्कर बी है और जो मादा वाली है, वो दोनों मादाएं रहती हैं, और वो कैसी रहती है, वो द्विगुणित रहती है। और जो अगुणित है वो कौन है, हमारा नर ड्रोन है, ठीक है। तो अभी हमारी इतनी चीज़ हुई है, और आगे हम देखते हैं क्या होगा।